हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवत अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एचआरएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 करेंगे। ये चैप्टर है आपका ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में और यहाँ पर हम देखने वाले हैं तो चेंज एजेंट क्या होता है और मैनेजिंग चेंज के बारे में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो चेंज क्या होता है, चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, चेंज और डेवलपमेंट में क्या रिलेशनशिप होती है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो हमें पढ़ना है चेंज एजेंट, लेकिन उससे पहले एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है टॉप ट्रेंड इन चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, टॉप ट्रेंड क्या चल रहा है। तो इसके लिए एक रिपोर्ट आई हुई है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन चेंज मैनेजमेंट, जो कौन लाया है, पॉस्कर लेकर आया हुआ है। पॉस्कर नाम की एक कंपनी लेकर आई है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन चेंज मैनेजमेंट। इसका 2009वां एडिशन आया हुआ है। तो इसमें जो है पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है किसके बारे में, चेंज मैनेजमेंट के बारे में। फुल नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की गई है चेंज मैनेजमेंट के बारे में। उसको समरी फॉर्म में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इनकी रिपोर्ट क्या कहती है। तो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से देखो, चेंज ट्रेंड में अभी क्या चल रहा है, चेंज मैनेजमेंट कंपिटेंसी बिल्डिंग। मतलब इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट चेंज मैनेजमेंट में कंपिटेंसी बिल्डिंग पर काम चल रहा है, यानी कि क्षमता दक्षता डेवलप करने पर काम चल रहा है। लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है हर एक लेवल पर कि उनको नॉलेज गेन करने का मौका दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है ताकि कंपिटेंसी बने। चेंज हमें करना है, लेकिन चेंज आसान नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोगों की आदत को बदलना आसान नहीं होता है, ठीक उसी तरह चेंज को भी इफेक्टिव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या क्या विकल्प है हमारे पास कि चेंज को हम इफेक्टिव कर पाएँ, और उसमें भी मौके पर क्या क्या मतलब रिसर्च वगैरह चल रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यूज ऑफ मेथोडोलॉजी एंड टूल्स, ये बोलते हैं कि हमें मेथोडोलॉजी और टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। उसमें भी ऐसे मेथोडोलॉजी और टूल्स को प्रयोग करिए जो पीपल साइड ऑफ द चेंज को ज़्यादा जो है कंसिडर करके चलें। मतलब लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो आप चेंज कर रहे हैं उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन पर तो पड़ेगा ही, लेकिन लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं उनको ज़्यादा कंसिडर करके चलने वाले मेथड्स और टूल्स पर काम चल रहा है। चेंज सैचुरेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब चेंज सैचुरेशन मतलब कि जो है अब और कुछ अच्छा नहीं लगा, इतनी बार कोई चीज़ चेंज हो रही है। मतलब चेंज सैचुरेशन की स्थिति ऐसी होती है कि कोई चेंज बहुत ज़्यादा बार हो रहा है, बार बार हर दिन तुम ऑफिस आते हो कुछ ना कुछ बदला हुआ है। कंप्यूटर यहाँ रखा था वहाँ रखा हुआ है, प्रिंटर वहाँ रखा था वहाँ रखा हुआ है, पता चल रहा है एसी थी गायब है, अगले दिन कूलर लगा हुआ है, उसके अगले दिन कुछ नहीं है, ब्रांड में पंखा भी नहीं है। अगर ऐसे रोज चेंज होता रहेगा आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो वो बोल रहे हैं कि भाई चेंज में सैचुरेशन की स्थिति ना लाने दीजिए, ठीक है। फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरियस लेवल ऑफ हैविंग टू मच चेंज अकरिंग, बहुत ज़्यादा चेंज अगर हो रहा है तो चेंज सैचुरेशन हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ चेंज मैनेजमेंट ग्रुप, यानी कि ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक चेंज मैनेजमेंट ग्रुप को ही इस्टेब्लिश कर देने की जरूरत है। जैसे यूनियन है उसी तरीके का एक ग्रुप बना दीजिए जो चेंज को मैनेज करे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू सपोर्ट द चेंज मैनेजमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए जो सपोर्ट करे चेंज मैनेजमेंट को, ठीक है। क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक चेंज मैनेजमेंट ग्रुप बना देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, सपोर्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ चेंज, पोर्टफोलियो ऑफ चेंज जैसे लोगों का जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए होते हो उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। जैसे मैंने कुछ शेयर खरीद रखे हैं, मैंने कुछ एफडी करवा रखी है, मैंने गोल्ड खरीद रखा है, तो ये क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। उसी तरीके से चेंज का पोर्टफोलियो बना दीजिए जिसमें सारी चीज़ें, चेंज से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाए। चेंज को ट्रैक करना, चेंज को मैनेज करना, चेंज को कंपीट करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी चेंज पोर्टफोलियो में। तो ये हैं कुछ जो लेटेस्ट में आपके ट्रेंड चले हुए हैं चेंज के अंतर्गत। तो इसमें हमने देखा था कि जो है एक रिपोर्ट आई है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन चेंज मैनेजमेंट, जो कि पॉस्कर द्वारा रिलीज की गई थी। ये चेंज मैनेजमेंट के बारे में पूरी अप टू डेट नॉलेज हमें देती है। उसमें ट्रेंड की हमने बात की, तो चेंज मैनेजमेंट कंपिटेंसी बिल्डिंग की बात की गई कि सभी को ट्रेनिंग दी जाए, सबको नॉलेज दी जाए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे मेथडोलॉजी और टूल्स यूज करिए जो पीपल साइड ऑफ द चेंज को कंसिडर करके चलें। फिर चेंज सिचुएशन की स्थिति ना आने दी जाए कि बार बार चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आदमी को लग रहा है कि रोज ही कुछ बदलेगा, हम थक गए हैं इस चेंज से, तो ऐसी स्थिति ना आए। उसके बाद में चेंज मैनेजमेंट ग्रुप बनाने की इन्होंने बात की। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर खड़ा करिए जो खुद ही चेंज मैनेजमेंट को सपोर्ट करे, चेंज को सपोर्ट करे। फिर इन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो ऑफ चेंज को मैनेजमेंट करने की जरूरत है, यानी कि एक ऐसा पोर्टफोलियो बना दिया जाए चेंज का जिसमें ट्रैकिंग, मैनेजिंग, इंप्लीमेंटिंग सब कुछ आ जाए उसमें, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड दूसरा छोटा सा सब टॉपिक है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग चेंज। चेंज को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधों पर होती है, एम्प्लॉय के कंधों पर होती है या मैनेजमेंट के कंधों पर। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, चेंज को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट और
एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर होती है, जो हायर रैंक के ऑफिशियल्स होते हैं उनके ऊपर होती है, और दे मस्ट मैनेज द चेंज इन सच अ वे दैट एम्प्लॉइज कैन कोप अप विथ इट। ठीक है, तो उन्होंने चेंजेस को इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है कि एम्प्लॉय उसको बर्दाश्त कर सके, उसको सह सके, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सके। ये हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर हम बात करें मैनेजर की, अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि मैनेजर की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मैनेजर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैसिलिटेट एंड इनेबल चेंज, अंडरस्टैंड द सिचुएशन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट एंड देन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड रीजन, एम एंड वे टू रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली। मतलब बोल रहे हैं कि मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, इन्होंने कहा कि चेंज को मैनेज करने की जिम्मेदारी आपके मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव्स की होती है। ठीक है, मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं ला करके किसके ऊपर छोड़ेगा, मैनेजर्स के ऊपर छोड़ता है। ठीक है, और खास करके मैनेजर में भी एचआर मैनेजर्स को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एचआर मैनेजर जो है लोगों के काफ़ी करीब होते हैं, लोगों के काफ़ी करीब एचआर मैनेजर होता है। तो ऐसे में एचआर मैनेजर्स को ही चेंज एजेंट के तौर पर, कि भैया तुम्हारी ही जिम्मेदारी है चेंज इंप्लीमेंट कराने की, तुमको चेंज एजेंट के तौर पर अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। तो ये एचआर मैनेजर जो होगा उसको जिम्मेदारी होगी कि पहले वो ये समझे सिचुएशन को एक ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट से कि आखिर चेंज हो क्यों रहा है, फिर वो लोगों को समझाए कि किस वजह से चेंज हो रहा है, उस उद्देश्य क्या है और किस तरीके से ये आपको फायदा पहुंचाने वाला है, कैसे पॉजिटिवली अपना मैसेज वो कन्वे कर सकता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि विद्रोह ना हो। Increasingly, the manager's role is to interpret, communicate and enable, not just to instruct and impose, which nobody really respond to well। तो बोल रहे हैं अगर देखा जाए तो जो आपका मैनेजर का रोल है, इंटरप्रेट करे सिचुएशन को, कम्युनिकेट करे यानी चेंज के बारे में कम्युनिकेट करे, और साथ ही साथ में सिर्फ आदेश पारित ना करे, कोई चीज़ जानबूझ मतलब ज़बरदस्ती किसी के ऊपर दबाव ना डाले, इम्पोज ना करे, बल्कि उन्हें चाहिए कि लोगों को इनेबल करे, लोगों को साथ दे, लोगों को समझाए, लोगों को कम्युनिकेट करे। अगर सिर्फ इंस्ट्रक्शन पास कर देगा, सिर्फ कोई बात अपनी लागू करने की कोशिश करेगा, तो उसको कोई भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसको कोई भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इसी वजह से इन्होंने कहा कि लोगों के नज़दीक होने की वजह से जो एचआर मैनेजर्स होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें ही जनरली चेंज एजेंट के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग चेंज। तो चेंज को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके कंधों पर होती है? आपके जो है मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव्स के कंधों पर होती है, और चेंज को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को बर्दाश्त कर सकें, विरोध ना करें। मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करें, सिचुएशन को पहले समझे, आखिर चेंज क्यों आ रहा है वो समझेगा, फिर लोगों को समझाएगा कि क्या कारण है चेंज किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है और किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए पॉजिटिवली। उसके बाद में मैनेजर्स का रोल सिर्फ ये नहीं है कि आदेश दे दिया, लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ लागू कर दी, नहीं, वो सिचुएशन को समझेगा, कम्युनिकेट करेगा, लोगों को इनेबल करेगा, भैया चेंज से फ़ायदे होने वाले हैं। और लोगों की नज़दीकी की वजह से जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादातर एचआर मैनेजर्स को ही चेंज एजेंट के तौर पर अपॉइंट कर देते हैं। अब चेंज एजेंट्स आपको समझ में ही आ गया होगा, यानी कि चेंज को पूरी तरह से कायदे से इंप्लीमेंट करवा लेना है ना, लोगों को समझा बुझा करके तैयार करना चेंज एजेंट के कंधों पर रहता है। तो यहाँ हम बात करेंगे चेंज एजेंट टॉपिक के बारे में। इन द व्यू ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द पीपल, मैनेजमेंट नॉर्मली चूज एचआर मैनेजर एज द चेंज एजेंट। लोगों के करीब होने की वजह से, क्योंकि दिन भर हमारा काम कहीं ना कहीं महीने भर में एक आधी बार तो एचआर मैनेजर से पड़ ही जाता है, तो लोगों के नज़दीक होने की वजह से जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है कि एचआर मैनेजर को ही चेंज एजेंट के तौर पर अपॉइंट करता है कि तुम्हें ही चेंज एजेंट के तौर पर काम करना होगा, चेंज को देखना होगा। हे एंड मैगवे ग्रुप है, कंपनियां हैं, एन इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म specializing in the competency field have identified change management as increasingly important for organizations of the future। तो बोल रहे हैं कि हे और मैगवे ग्रुप हैं, ये कंसल्टिंग फर्म है, कंसल्ट करती हैं, सलाह वगैरह देती हैं। ठीक है, किस फील्ड में? कंपेटेंसी फील्ड में, दक्षता की फील्ड में। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, इन्होंने पहचाना है कि भाई जो चेंज मैनेजमेंट है भविष्य की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज मैनेजमेंट आने वाली भविष्य में मैंने जो नई नई संस्थाएं आने वाली हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन? चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आता है डेव अल्रिच हैज़ कंप्लीटेड एक्सटेंसिव रिसर्च इन द एरिया एज वेल। तो डेव अल्रिच ने जो है क्या किया हुआ है, चेंज मैनेजमेंट के क्षेत्र में रिसर्च करी हुई है। इन्होंने क्या किया, रिसर्च की हुई है, और इनकी रिसर्च, डेव अल्रिच की रिसर्च के हिसाब से, हिज रिसर्च वैलिडेटेड बाय एचआर प्रोफेशनल एंड देयर लाइन मैनेजर। तो इनकी रिसर्च को एचआर प्रोफेशनल द्वारा, जो लाइन मैनेजर्स होते हैं, लाइन मैनेजर जो सामने बैठ करके कस्टमर से डील करते हैं, इन्होंने वैलिडेट किया हुआ है, इन्हें उन्होंने क्लाइंट कहा। यानी डेव अल्ट्रिच ने अपनी रिसर्च में जो एचआर लोग हैं और जो लाइन मैनेजर हैं इनको क्लाइंट माना, क्योंकि ये उनके क्लाइंट हैं। मतलब समझ रहे हो, हमारे लिए क्लाइंट कौन है? कस्टमर, हमारा जो पैसे जमा करेगा या निकालेगा, लोन लेगा। लेकिन डेव अल्ट्रिच के हिसाब से क्लाइंट कौन है? एचआर प्रोफेशनल और लाइन मैनेजर को क्लाइंट माना कि ये हमारे कस्टमर हैं, हमें चेंज मैनेजमेंट करवाना, ये हमारे कस्टमर है।
शोड दैट द सक्सेसफुल चेंज एजेंट हैड द एबिलिटी टू, तो इन्होंने ये दिखाया, यानी कि डेव अल्ड्रिच की रिसर्च ने बताया कि जो चेंज एजेंट हो उसके अंदर में या सक्सेसफुल चेंज को अप्लाई करने के लिए, सफलतापूर्वक अगर चेंज लाना चाहते हो तो चेंज एजेंट के अंदर में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला, डायग्नोज प्रॉब्लम, जो व्यक्ति चेंज एजेंट के तौर पर काम करे उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम को समझ सके, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सके। अंडरस्टैंडिंग बोथ द बिजनेस ड्राइवर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस वेल एनफ टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस इशूज एंड एनालाइज देयर इम्पैक्ट ऑन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस रिजल्ट। तो हमें समझना होगा क्या, बिजनेस के ड्राइवर्स को और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से, ताकि हम परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको पहचान सकें और उनके इम्पैक्ट को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बिजनेस रिजल्ट पर क्या असर पड़ रहा है इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकें, यानी कुल मिला करके हम प्रॉब्लम को पहचान सकें, परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम पहचान सकें। फिर आता है बिल्ड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ में हमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी। थोड़ा सा लैंग्वेज वैसी लिखी हुई है, समझने का प्रयास किया जाएगा। फार्मिंग पार्टनरशिप विद म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम्स ऑफ द चेंज एफर्ट बिकॉज द रिस्क इज हायर देन विथ मोस्ट ऑफ द HR रोल, द लेवल ऑफ द ट्रस्ट रिक्वायर्ड इज मच हायर। तो ये बोल रहे हैं कि हमें क्या करना होगा, जो चेंज एफर्ट का जो आउटकम होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमें क्या करना होगा, एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, किसके, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में। और ये बोल रहे हैं कि जो HR का रोल है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हायर लेवल ऑफ ट्रस्ट की नीड होती है, बड़े अच्छे लेवल के ट्रस्ट की आवश्यकता होती है HR के रोल में। क्यों? क्योंकि अगर चेंज हो रहा है और HR का ट्रस्ट नहीं है, HR का अपने एम्प्लॉय पर ट्रस्ट नहीं है, एम्प्लॉय का अपने HR पर ट्रस्ट नहीं है, तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। इंश्योर दैट द विजन इज आर्टिकुलेटेड, यानी विजन को आर्टिकुलेट किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है। देखिए हमने क्या कहा था, चेंज करने के लिए हमें कुछ अप्रोचेज होती है, इसमें हम पहले अपना विजन बनाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम CIB पास करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपना प्लान बनाते हैं कि CIB कैसे पास करेंगे। तो उसी तरीके से हमें अपना विजन आर्टिकुलेट करना होगा, अच्छे से समझाना होगा लोगों के। इंटरप्रेटिंग द होप एंड मोटिवेशन ऑफ वर्कफोर्स थ्रू द विजन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, लोगों की होप को और मोटिवेशन को इंटरप्रेट करने का हम प्रयास करते हैं। मतलब कहने कुल मिला करके सभी लोग सेम पेज पर रहें कि हमारी कंपनी का विजन क्या है और उसके लिए ये चेंज क्यों जरूरी है। सॉल्व प्रॉब्लम, चेंज एजेंट में प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए। व्हेन डीलिंग विद द चेंज द प्रॉब्लम्स इनकाउंटर आर ऑफन लोडेड विद द इमोशन एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स। जब भी आपका चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, चेंज से रिलेटेड चीज़ों में डील करेंगे तो जो प्रॉब्लम आएंगी उसमें इमोशंस जुड़ा होगा या पॉलिटिकल पॉइंट जुड़ा हुआ होगा। किसी व्यक्ति को 3 साल में प्रमोशन मिल जाना चाहिए, अभी 8 साल की पॉलिसी आप ले आए तो उसका इमोशनल प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, या फिर यूनियन भी जो है कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को भी सॉल्व करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट प्लान टू अचीव चेंज गोल, प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए तो एक गोल को अचीव किया सके। द इम्प्लीमेंटेशन प्लान इज एन HR प्लान फॉर बोथ द HR फंक्शन एंड द मैनेजमेंट। तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो होता है वो HR का प्लान होता है, HR फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है उसको, भाई HR एक फंक्शन है, HR का एक काम है क्या, चेंज को इम्प्लीमेंट करना, और मैनेजमेंट का भी एक टास्क है एक तरीके से कि भाई चेंज को इम्प्लीमेंट करवाना है। 4 की फैक्टर फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब 4 जो है फैक्टर इन्होंने बताए हुए हैं जो जरूरी हैं चेंज को अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना चाहते हो। प्रेशर फॉर चेंज, पहला प्रेशर फॉर चेंज बनना चाहिए, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटेड सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट इज इसेंशियल। ये लैंग्वेज क्या ही लिखी हुई है लेकिन कोई बात नहीं, मतलब सीनियर मैनेजमेंट का कमिटमेंट जरूरी है। प्रेशर टू चेंज यानी कि हमें चेंज करवाना ही करवाना है और इस चीज़ के लिए कमिटेड होना चाहिए कौन, हमारा सीनियर मैनेजमेंट, की नहीं हमें चेंज करवाना है। क्लियर एंड शेयर्ड विजन होना चाहिए, हमारा जो विजन है हम क्या चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और विजन सबके साथ शेयर होना चाहिए कि सब मिलकर के क्या चाहते हैं, ठीक है। तो विजन, विजन क्या होता है, भविष्य के बारे में एक तरीके से देखना कि भाई हम भविष्य में क्या चाहते हैं, तो हमारा वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए और सबके साथ शेयर्ड होनी चाहिए। तो यू मस्ट अशर एवरीवन विथ यू, यानी आप सबको अपने साथ मिला कर चलें। कौन, HR जो आपका चेंज एजेंट है वो सबको अपने साथ मिला करके चलेगा। दिस इज अ शेयर्ड एजेंडा दैट बेनिफिट द होल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक शेयर्ड एजेंडा होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करता है। कैपेसिटी फॉर चेंज होनी चाहिए, चेंज के लिए आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। यू नीड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेस टाइम एंड फाइनेंस, यानी कि चेंज का मन बना लिया है तो भाई पैसे भी होने चाहिए। यू शुड हैव फाइनेंस, पैसे भी होने चाहिए उस चेंज के लिए और समय भी होना चाहिए। फिनेकल 7 से फिनेकल 10 में जाना है, मन बना लिया है,
80 करोड़ रुपए लगेंगे चेंज के लिए, तो 80 करोड़ रुपए भी होने चाहिए और लगभग 2 साल का समय लगेगा, ये भी होना चाहिए। तुम सोचो कि ना हमारे पास समय ना फाइनेंस, तो फिर चेंज के चक्कर में मत पड़ो। तो कैपेसिटी टू चेंज भी होनी चाहिए। तो ये इसेंशियल जो है फैक्टर्स हैं। उसके बाद में एक्शन एंड परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, मतलब ये चौथा फैक्टर है, एक्शन एंड परफॉर्मेंस। यानी हम प्लान करेंगे, फिर हमने प्लान किया चेंज का, फिर हम चेंज करेंगे, चेंज का क्या इफेक्ट हुआ उसको चेक करेंगे, अगर कोई गलती है तो उसके हिसाब से चीज़ों को करेक्ट करने के लिए एक्ट करते हैं कि उसको ठीक करते हैं। एंड कीप कम्युनिकेशन चैनल ओपन, कम्युनिकेशन चैनल भी हम ओपन रखेंगे ताकि अगर चेंज के दौरान कोई दिक्कत किसी को आती है तो हमें आकर के अपनी बात को सीधे सीधे बता सके कि सर ये गड़बड़ हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू बी मेड थ्रू द change agent role are those that sustain the organization's current performance and assure its future performance। तो बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो होगा एजेंट के तौर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, जब आप एजेंट का रोल अदा कर रहे हैं उस समय आपको इंश्योर करना होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन की करंट परफॉर्मेंस है उसको हम सस्टेन कर सकें, होल्ड कर सकें। अगर आज हमारी कंपनी में 100 लाख या मान लीजिए 1 करोड़ जो है मोबाइल फ़ोन एक साल में बन रहे हैं, तो इस परफॉर्मेंस को आप होल्ड करके रखिए कि 1 करोड़ मोबाइल प्रोड्यूस हो जाएं, और साथ ही साथ में एश्योर इट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ में भविष्य में भी हम और अच्छा कर पाएँ, इसको भी एश्योर करना होगा चेंज एजेंट के रोल के तौर पर। और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए चेंज एजेंट द्वारा, बाई इनेबलिंग पीपल टू वर्क इफेक्टिवली एज दे प्लान इम्प्लीमेंट एंड एक्सपीरियंस चेंज। हमें लोगों की सहयोग करना होगा, जैसे जैसे हम प्लान करेंगे चेंज को, इम्प्लीमेंट करेंगे चेंज को, और चेंज को लोग अनुभव करेंगे, तो लोगों को जो दिक्कतें आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, उनको इनेबल करेंगे ताकि वो इफेक्टिवली काम करते रहें। चेंज हो रहा है, सोचिए एक मशीनरी लगी हुई है, वो मशीनरी हटेगी, दूसरी मशीनरी रखी जानी है। अब इस दौरान क्या होगा, चेंज हो रहा है, इफिशियंसी पर असर आएगा, भाई मशीनरी हटने में 4 दिन लग गया, 6 दिन लग गया, तो उसमें प्रभाव होगा। प्लस लोग भी परेशान होंगे, पुरानी मशीनरी थी दूसरे टेक्निक से चलती थी, नई मशीनरी नई टेक्निक से चल रही है, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, उनको सहयोग देना होगा, लोगों को सहयोग देना होगा। जैसे जैसे हम प्लान को मतलब चेंज के प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों को चेंज महसूस होगा, उस दौरान हमें क्या करना होगा, लोगों को सहयोग देना होगा, इनेबल करना होगा, ताकि वो फिर से इफेक्टिवली काम कर सके, ताकि हम करंट परफॉर्मेंस को होल्ड करते हुए फ्यूचर की परफॉर्मेंस का भी दावा कर सकें। इंक्रीजिंग पीपल्स एबिलिटी टू मैनेज फ्यूचर चेंज, फ्यूचर के चेंज को मैनेज करने के लिए लोगों की एबिलिटी की, लोगों की योग्यता को बढ़ाना होगा। यानी कहीं ना कहीं हम स्किल डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ट्रेनिंग देने की यहाँ पर बात कर ले रहे हैं, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स जो है मैनेजिंग चेंज की, लेकिन उसके पहले हम ये चीज़ फिर से देखेंगे। तो चेंज एजेंट में हमने देखा कि चूंकि HR मैनेजर जो आपके होते हैं वो लोगों के काफ़ी करीब से काम करते हैं, इसलिए या लोगों के करीब होते हैं, इसलिए जो मैनेजमेंट है वो चेंज एजेंट के तौर पर HR मैनेजर को अपॉइंट कर देती है। फिर हमने देखा कि हे एंड मैगवे ग्रुप हैं, इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, सलाह देने का काम करती हैं, किस फील्ड में, कॉम्पिटेंसी फील्ड में। और इन्होंने कहा कि भविष्य की ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने वाला है। फिर एक व्यक्ति हैं डेव अल्रिच, इन्होंने रिसर्च की इसी फील्ड में, चेंज मैनेजमेंट की फील्ड में इन्होंने रिसर्च की, और अपनी रिसर्च को इन्होंने वैलिडेट करवाया HR मैनेजर्स, HR प्रोफेशनल और लाइन मैनेजर्स की सहायता से, ठीक है। और उन्होंने दिखाया कि अगर एक सक्सेसफुल चेंज एजेंट बनना है तो कुछ योग्यताएं रख करके चलो। पहला, आप प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकें, आपके अंदर क्षमता हो कि आप समस्या को समझ सकें, जैसे है ना, बिजनेस परफॉर्मेंस में क्या इशूज चल रहे हैं, और अगर हम चेंज करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, इसको हमें देखना होता है डायग्नोज प्रॉब्लम में। रिलेशनशिप आपको बनानी है क्लाइंट के साथ में, क्लाइंट इन द सेंस आप यहाँ पर क्लाइंट कौन होगा, चेंज अगर हो रहा है तो जो लोग हैं हमारे, जो एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर चेंज के क्लाइंट के तौर पर काम करेंगे, तो हमें उनके साथ एक म्यूचुअल पार्टनरशिप बनानी होगी। मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉय प्रभावित हो रहे हैं उनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी, एक ट्रस्ट का लेवल बनाना होगा HR को, ताकि लोग उस पर भरोसा करें और चेंज को स्वीकार करें, ठीक है। उसके बाद में चेंज एजेंट को चाहिए कि जो विजन है उसको आर्टिकुलेट किया जाए, यानी कि सही से विजन को प्रेजेंट किया जाना चाहिए, लोग मोटिवेटेड फील करें कि हाँ हम अगर ये चेंजेज आएंगे तो बदले में इसका असर ये होगा। जैसे कंप्यूटराइजेशन की बात की गई, तो अब कंप्यूटराइजेशन आएगा तो लोगों को विजन बताया गया कि अगर कंप्यूटराइजेशन होगा तो एक ऐसा समय आएगा, बराबर है, कि तुम्हें ये सब लेजर जर्नल भरने की जरूरत नहीं, हाथ से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चला जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि चेंज से रिलेटेड जब आप डील करते हैं, चेंज में डील करते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इमोशनल और पॉलिटिकल एंड से जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद में प्लान इंप्लीमेंट करिए ताकि गोल को अचीव किया जा सके, आपको प्लान को इंप्लीमेंट करना होगा ताकि गोल को अचीव किया जा सके, यानी चेंज के गोल को आप अचीव कर सकें। और ये काम HR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी होना चाहिए, यानी आपके अंदर जो है
चेंज एजेंट के तौर पर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप प्लान को इम्प्लीमेंट कर सको, ताकि जो चेंज का गोल है वो अचीव किया सके। फिर हमने देखा कि 4 की फैक्टर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप जो है चेंज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो 4 की फैक्टर होते हैं। पहला, प्रेशर फॉर चेंज, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट कमिटेड है, प्रेशर डाल रहा है कि नहीं चेंज होना ही चाहिए। ए विजन, क्लियर एंड शेयर्ड विजन होना चाहिए, यानी आपका विजन जो है क्लियर और शेयर्ड होना चाहिए, यानी कि एकदम क्लियरिटी रखिए और शेयरिंग करिए आपस में कि हाँ हम क्या चाहते हैं, भविष्य में क्या होगा। अगर हमारा विजन क्लियर रहेगा तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ होगी और आपका सहयोग करेगी। कैपेसिटी फॉर चेंज, आपके अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्षमता होनी चाहिए, नेसेसरी रिसोर्स आप प्रोवाइड करिए। अगर समय और पैसों की जरूरत है तो वो, या ह्यूमन, बीच में इंटरप्शन के लिए सॉरी है। तो यहाँ पर हमने देखा था 4 की फैक्टर जो है आपके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में, प्रेशर टू चेंज होना चाहिए, यानी कि जो है सीनियर मैनेजमेंट कमिटेड होना चाहिए, क्लियर और सेट विजन होना चाहिए, यानी हम सबको अपने साथ मिला करके चलें, सबको बता के रखें कि क्या करना चाहते हैं। कैपेसिटी चेंज, पैसे भी होने चाहिए और समय भी होना चाहिए, रिसोर्स भी होने चाहिए, ताकि आप चेंज को इंप्लीमेंट कर सकें। एक्शन एंड परफॉर्मेंस आता है, आपको प्लान करना है, फिर उस चीज़ को कर देना है जो प्लान किया है, फिर उसको चेक करना है, अगर गड़बड़ है तो फिर एक्ट करना है, चीज़ें सही करनी है, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल भी ओपन रखना है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि अगर जो है चेंज एजेंट के रोल के तौर पर मुख्य कंट्रीब्यूशन अगर आपका देखा जाए तो सबसे जरूरी कंट्रीब्यूशन है कि ऑर्गेनाइजेशन की करंट परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हुए फ्यूचर की परफॉर्मेंस को लेकर के आना। ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, लोग इफेक्टिवली वर्क करें जैसा उन्होंने प्लान किया है, इंप्लीमेंट किया, एक्सपीरियंस चेंज को करें, तो लोगों को सपोर्ट करिए, लोगों को इनेबल करिए, ताकि जैसे जैसे प्लान इंप्लीमेंट हो, है ना, आप प्लान बनाएं, चेंज का प्लान बनाएं, इंप्लीमेंट करें और एक्सपीरियंस करवाएं लोगों को चेंज को, तो उस समय उनको सपोर्ट करिए, लोगों की क्षमताओं को बढ़ाइए, एबिलिटी को बढ़ाइए, ताकि वो फ्यूचर चेंज को मैनेज कर सकें, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स यहाँ पर मैनेजिंग चेंजेस को मैनेज करने की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम वेरियस फेजेस की बात करेंगे, वेरियस फेजेज इन इम्प्लीमेंटिंग प्लान चेंज की अगर हम बात करें तो प्लान चेंज क्या होता है, प्लान चेंज इज द वन व्हिच इफेक्टेड इन अ प्लान्ड मैनर आफ्टर असेसिंग द नीड फॉर चेंज। प्लान चेंज मतलब प्लानिंग करके रखी हुई है, सब पहले से पता है कि हाँ क्या होना चाहिए, क्या इसका प्रभाव होगा, कितने पैसे लगेंगे, सही है नहीं है, अच्छा रिजल्ट आएगा, खराब रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें पहले से आप सेट कर लेते हैं। दैट इज प्लान चेंज व्हिच इज इफेक्ट इन द प्लान्ड मैनर आफ्टर असेसिंग नीड फॉर चेंज, नीड फॉर चेंज के लिए एसेस करने के बाद में। फॉर दिस पर्पज डिटेल्ड प्लान हैज टू बी वर्क आउट एज टू व्हेन एंड हाउ दी चेंजेस विल बी कैरिड आउट। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक डिटेल प्लान बनाना होगा, डिटेल में प्लान बनाएंगे कि व्हेन एंड हाउ दी चेंजेस विल बी कैरिड आउट, कब और कैसे, है ना, इस प्लान को हमें चेंज में मतलब चेंज के प्लान को इंप्लीमेंट करना है। इस सब के बारे में हम पहले से ही डिसीजन लेकर करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोएक्टिव चेंज। प्रोएक्टिव मतलब जिसमें हम पहले से ही एक्टिव हैं, कोई दुर्घटना हो उससे पहले ही हम अगर सावधान हो जाएं तो हमारी अप्रोच को प्रोएक्टिव अप्रोच कहा जाता है। जैसे आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, कार लेकर जा रहे हैं, 200 की स्पीड में चल रहे हैं, 120 की स्पीड में चले, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप 50-60 की स्पीड को मेंटेन करके हुए चले तो कहीं ना कहीं आप प्रोएक्टिव व्यक्ति हैं जो एक्सीडेंट को बचाने के प्रयास में हैं। बचे ना बचे अलग बात है, लेकिन आप प्रोएक्टिवली सोच रहे हैं कि हाँ हमें धीरे चलना है और सेफ रहना है। तो प्रोएक्टिव चेंज ऐसा ही होता है, क्योंकि हमने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है कि क्या क्या हो सकता है। यूनियन विरोध करेगी या फिर एम्प्लॉय विरोध करेंगे, एक इंसेंटिव दे दूंगा तो काम बन जाएगा। तो यू आर प्रोएक्टिवली थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग बिकॉज मैनेजमेंट should be sensible to the environmental change by proper anticipation so that a national crisis situation can be averted। तो ये बोल रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट को सेंसिबल होना चाहिए, सेंसिटिव रहिए कि अगर हम इन्वायरमेंटल में कोई चेंजेस कर रहे हैं, जो भी चेंज हम लेकर आएंगे उसकी वजह से क्या क्या संभावनाएं हैं, उसको एंटिसिपेट पहले से ही उम्मीदें बनाकर चलिए कि ये संभावनाएं हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्राइसिस की सिचुएशन ना बने, उसको हम रोक सकें, उसको हम अवॉइड कर सकें। इस चीज़ का प्रयास करके चलना चाहिए। ओके, मतलब आपको कुल मिला करके पहले से ही सावधान रहना है, हर चीज़ को सोच के चलना है कि अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अपोजिट अगर देखा जाए, ऑन द कंट्री अनप्लान्ड चेंज ऐसा होता है विच अकर स्पॉन्टेनियसली एट ए रैंडम मैनर। ये अनप्लान्ड चेंज है, कोई प्लानिंग नहीं, अचानक से चेंज कर दिया गया। ठीक है, सुबह उठे और पता चला कि आज हम कूलर नहीं यूज करेंगे, आज से एसी यूज की जाएगी, तो दिस इज काइंड ऑफ अनप्लान्ड चेंज। आपने कुछ सोचा वोचा नहीं, बस सीधे अनप्लान्ड कर दिया, स्पॉन्टेनियसली मन बना और स्पॉन्टेनियसली। कई बार ट्रिप जो है, जो मतलब आप यात्रा पर निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं अनप्लान्ड चेंज में ही आती है, अनप्लान्ड तरीके से ही होती है। आप सोच के बैठे रहिए कि गोवा जाना है, गोवा जाना है, बहुत मुश्किल से हो पाता है, लेकिन किसी दिन किसी दोस्त ने फ़ोन किया गोवा की फ्लाइट की टिकट है, आएगा क्या, आप फट से पहुँचे और मतलब निकल गए। तो ऐसी ट्रिप्स ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है कि हैपनिंग हो उसकी। आप प्लान करके बैठे हैं, छुट्टी नहीं मिल रही है, मैनेजमेंट जो छुट्टी नहीं दे रहा है, तो उसी तरीके से अनप्लान्ड जो चेंज होता है स्पॉन्टेनियस होता है, एकदम अचानक से होगा, रैंडम मैनर में होगा, कोई फिक्स नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं, मन किया और कर दिया। लेकिन ये दिक्कत वाला होगा, अनप्लान्ड चेंज जो है आपका
प्रॉब्लमेटिक होगा। क्यों प्रॉब्लमेटिक होगा भाई? कोई प्लानिंग तुम्हारी नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं, एकदम अचानक से कुछ होगा तो दिक्कत होगी। An industrial strike occurred in an organization resulting into spontaneous declaration of lockout by the management is an example of unplanned change। उन्होंने एग्जाम्पल दिया अनप्लान्ड चेंज का कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंपनी है जिसमें स्ट्राइक हो गई, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि ऐसा है कि बंद कर दो इस फैक्ट्री को, बात खत्म, लॉकआउट कर दिया मैनेजमेंट ने, 10 फैक्ट्रियाँ हमारी एक बंद कर दो, यहाँ स्ट्राइक हो रही बंद ही कर दो। तो ये कैसा चेंज है? अनप्लान्ड चेंज है। होप ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, अचानक से बिना सोचे समझे स्ट्राइक हो रही, हटाओ पूरी फैक्ट्री बंद कर दो, देखा जाएगा। तो वो अनप्लान्ड चेंज का एग्जांपल है। वेरियस स्टडीज ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज सजेस्ट दैट एनी प्लान्ड चेंज एफर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी व्यूड एज ए 3 फेज प्रोसेस। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो स्टडीज़ की गई हैं उसमें अगर कोई प्लान्ड चेंज के बारे में बात की जाए, प्लान्ड चेंज एफर्ट के बारे में बात की जाए, तो ये 3 फेज की प्रोसेस होती है। कितने? 3 फेज की प्रोसेस होती है। पहली फेज में हम क्या करते हैं? स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे हमें चेंज करना है, क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसकी एक प्रिपरेशन करते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम प्रिपरेशन करते हैं। सेकंड फेज या सेकंड स्टेज में हम क्या करते हैं? एक्चुअली चेंज को इनिशिएट करते हैं और उसको चेंज इंप्लीमेंट कर देते हैं। कहने मतलब सेकंड स्टेज में हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। और फिर आता है फ्रेंड्स हमारा थर्ड स्टेज, जिसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं? हम ये जज करते हैं, एनालाइज करते हैं कि जो भी हमने किया है क्या जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ है या नहीं हुआ है। ये लास्ट स्टेज होती है। तो 3 फेजेज में होती है, हमने आपको ब्रीफ में बता दिया कि स्टडीज बताती हैं कि कोई भी अगर प्लान्ड चेंज है तो प्लान्ड चेंज जो है 3 स्टेज में होता है या 3 फेज की प्रोसेस है, 3 स्टेप की प्रोसेस है कह सकते हैं। पहले फेज में होता है, फर्स्ट फेज इज प्रिपरेटरी स्टेज इन विच द मैनेजमेंट हैज़ टू क्रिएट अ फेल्ट नीड फॉर चेंज अमंग द वर्कफोर्स। पहली स्टेज में क्या होगा? जो मैनेजमेंट है वो लोगों को, अपने वर्कफोर्स को बताएगा कि हमारे लिए चेंज नेसेसरी है। देखिए, जब तक वर्कफोर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे तब तक चेंज इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। 1 लाख एम्प्लॉय बैंक के हैं और कोई चेंज तुम करना चाहते हो तो उनको कन्विंस करना होगा, उनको समझाना होगा। अगर वो विद्रोह पे आ गए तो तुम कितना भी कर लो, चेंज इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली जरूरत है कि मेंटली प्रिपेयर करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को। तो वही यहाँ किया जा रहा है कि लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई चेंज क्यों जरूरी है। दिस इज अ स्टेज इन विच द सिस्टम शैल सुटेबली प्रिपेयर टू स्टार्ट द चेंज। तो यानी कि ये वो स्टेज है जहाँ पर हम चेंज के लिए स्टार्टिंग करते हैं कि हाँ, हम सिस्टम को तैयार कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सिस्टम को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि चेंज किया जा सके। सेकेंड फेज आती है, इज द स्टेज इन विच एक्चुअल चेंज इज इनिशिएटेड एंड कैरीड आउट बाय द मैनेजमेंट। ये वो स्टेज है जहाँ पर एक्चुअल चेंज इनिशिएट किया जाता है और मैनेजमेंट द्वारा इसे कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, सेकेंड फेज जो होती है वो एक्चुअल चेंज को यहाँ पर इनिशिएट किया जाता है और मैनेजमेंट द्वारा इसे कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, मतलब सेकंड स्टेज में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पहली स्टेज में हमने लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया और चेंज को स्टार्ट करने का प्रयास किया। दूसरे स्टेज में हम चेंज को एक्चुअल में इनिशिएट कर देते हैं और इम्प्लीमेंट कर देते हैं। दिस कैन बी डन बाय, इसको कैसे किया सकता है, इम्प्लीमेंट कैसे किया सकता है? आइडेंटिफाइंग न्यू और मोर इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हम मतलब चेंज को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? हम नए तरीके, नई व्यवस्थाएं, नई टेक्नोलॉजी ढूंढेंगे जिससे चीज़ों को और आसानी से इफेक्टिव तरीके से किया जा सके। चूजिंग अप्रोप्रिएट चेंज इन द टास्क, पीपल, कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। ये चूज करिए कि आपको किस चीज़ में चेंज करना है। अप्रोप्रिएट चेंज को जैसे काम में चेंज करना है, लोगों में चेंजेस लाने हैं, कल्चर में चेंज लाना है, टेक्नोलॉजी चेंज करनी है, स्ट्रक्चर में चेंज करना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए। टेकिंग अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल स्टेप टू पुट दी चेंजेस इनटू एक्शन। फिर आप अप्रोप्रिएट स्टेप्स लीजिए, सुटेबल स्टेप्स लीजिए ताकि इन सभी चेंजेस को हम एक्शन में ला सकें। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोज्ड चेंज where both favoring forces and resisting forces are operating may often confront with any of the following 3 situation। अब जब आप चेंज करने का प्रयास कर रहे होंगे तो वहाँ 2 तरीके के बल पर काम कर रहे होंगे। एक फेवरिंग फोर्स जो फेवर में काम करेगा कि हाँ चेंज होना चाहिए, और एक रेजिस्टिंग फोर्स जो कि विद्रोह करेगा, विरोध करेगा कि नहीं चेंज नहीं होना चाहिए। तो 3 सिचुएशन है। देखो, ए और बी अगर 2 लोग हैं तो 3 स्थिति है, या तो ए बी के बराबर होगा, या तो ए जो है लंबाई में बी से बड़ा होगा, या ए लंबाई में बी से छोटा होगा। राइट, ये 3 सिचुएशन बनेगी। ये मेरा कहने मतलब क्या है? अब इसको अगर देखिए, ये फेवरिंग फोर्स हो गए और ये रेजिस्टिंग फोर्स हो गए। 3 सिचुएशन है, या तो फेवरिंग बल यानी फेवरिंग फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर होगा, या फेवरिंग फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स से ज़्यादा होगा, या फेवरिंग फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स से कम होगा। अब अगर मान लो दोनों बराबर हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, पहला ये देखते हैं कि फेवरिंग फोर्स ज़्यादा है। अगर फेवरिंग फोर्स ज़्यादा है यानी कि लोग सोचो ऐसे विधायक हैं, ठीक है, 100 विधायक हैं, 100 में से 60 विधायक चाहते हैं कि जो है कोई व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री बने, 40 नहीं चाहते। तो भाई ये 60 चाहने वाले ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति जो है
नेता सदन चुना जाएगा और मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो अगर फेवरिंग फोर्सेस ज़्यादा हैं तो चेंज सबसे आसानी से चेंज यही इंप्लीमेंट किया सकता है, कर दो, कोई ऐतराज़ नहीं है। दूसरा केस है कि दोनों 50-50 की स्थिति है, मतलब 50 विधायक फेवर में है और 50 विधायक विरोध कर रहे हैं। तो इस केस में क्या करना है, यहाँ से 1-2 खरीदो बेचो, जो भी तुम्हारा मन हो लेकर आओ, यहाँ कम से कम 52-53 करने का प्रयास करो, या कम से कम एक तो लेकर ही आओ। कहने मतलब ये हुआ कि हमें फेवरिंग फोर्स को बढ़ाना होगा और रजिस्टिंग फोर्स को घटाना होगा, जिस भी तरीके से तुम कर सकते हो। और जब ये स्थिति बन जाएगी, अब फेवरिंग फोर्स जो है रजिस्टिंग फोर्स से ज़्यादा हो गया। पहले क्या था, फेवरिंग फोर्स रजिस्टिंग फोर्स के बराबर था, इसको फिर हम यहाँ लेकर आए, फेवरिंग फोर्स ज़्यादा हो और रजिस्टिंग फोर्स कम हो, तो अब चेंज इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तीसरी सिचुएशन सबसे ज़्यादा परेशानी वाली सिचुएशन है। इसमें क्या है कि फेवरिंग जो बल है आपका वो कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि 40 लोग चाहते हैं कि आप जो है मुख्यमंत्री बने, 60 लोग चाहते हैं आप बिल्कुल मुख्यमंत्री मत बनिए। तो इस केस में क्या होगा कि वेट करिए, यू हैव टू वेट, इंतजार करिए उस घड़ी का जब इसमें आपके फेवर में ज़्यादा लोग हों। ठीक है, तो पहला कोशिश करिए टाल दीजिए, सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि अभी टाल दीजिए, इसको मुख्यमंत्री मत बनाइए, क्योंकि 60 लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हैं। जब समय का वेट करेंगे, हो सकता है 1 आध साल में आपके कुछ अच्छे काम हो और फिर धीरे धीरे स्थिति ऐसी बन जाए कि 50-50 की स्थिति बन जाए। अब अगेन जो है कोशिश करिए कि फेवर में 51 लोग हो जाएं और यहाँ 49 लोग हो जाएं। मतलब कुल मिला के इस प्रक्रिया के तहत आप जो है चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ वो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया। ये 3 सिचुएशन यही हैं। ठीक है, पहली, इन द फर्स्ट प्लेस क्या होता है, फेवरिंग फोर्सेस फार आउटवेट द रजिस्टिंग फोर्सेस, मतलब फेवरिंग फोर्स जो है आपके रजिस्टिंग फोर्स से कहीं ज़्यादा है। मैनेजमेंट कैन पुश फेवरिंग फोर्सेस वाइल ओवर पावरिंग रजिस्टिंग फोर्सेस। अब क्या कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो उसे चाहिए कि फेवरिंग फोर्स को और बढ़ाए और इसको जो है कम करे। ठीक है, ओवर पावर कर दे, ओवर पावर करेगा रजिस्टिंग फोर्स को और जो है पुश करेगा, बढ़ाएगा फेवरिंग फोर्स को। एज ए रिजल्ट व्हिच द प्लांट चेंज इनिशिएटेड कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इसका असर ये होगा कि प्लांट जो है चेंज को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस है, फेवरिंग फोर्स और रजिस्टिंग फोर्स आर इक्वल, दोनों बराबर हैं, फेवरिंग फोर्स और रजिस्टिंग फोर्स बराबर हैं। मैनेजमेंट कैन पुश अप द फेवरिंग फोर्स। अब इसकी कोशिश रहेगी फेवरिंग फोर्स को बढ़ाओ, जैसे यहाँ भी 50 विधायक, यहाँ भी 50 विधायक, तो यहाँ 51-52 लाने का प्रयास किया जाएगा और यहाँ पर 49 और 48 करने का प्रयास किया जाएगा। एंड साइमल्टेनियसली कैन कन्वर्ट द रजिस्टिंग फोर्सेज इनटू फेवरिंग फोर्सेज। साथ ही साथ में यानी हमें क्या करना है, फेवरिंग फोर्स को पुशअप देना है, बढ़ाना है, और साइमल्टेनियसली उसी के साथ साथ में हमें रजिस्टिंग फोर्स को कन्वर्ट करना है फेवरिंग फोर्स में, यानी कि कुछ जो 50 विधायक रजिस्टिंग वाले उनमें से कुछ इधर लेकर आना है, फेवरिंग फोर्स में बदलने की यही तो मतलब हुआ। कुछ विधायक यहाँ से खरीद कर लाइए, जैसे भी थ्रू खरीद कर लाइए, उनको लालच दीजिए कि हम आपको वो दे देंगे, मंत्रालय दे देंगे। थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन एजुकेशन आर यूजिंग अदर स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे करेंगे हम कि जो हमारे विरोध में है उनको अपने फेवर में कैसे लाएंगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लोगों को कम्युनिकेट मतलब बातचीत करके, उनको एजुकेट करके, या कोई और स्ट्रेटजी जो हमें समझ में आए कि हम इनको बदल सकते हैं, एंड देन आप चेंज इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कुल मिला करके देखो, यहाँ पर भी एफ इज ग्रेटर देन आर कर दिया, फेवरिंग फोर्स ज़्यादा थे, एफ इक्वल टू आर अगर है तो अगेन इसको एफ इज ग्रेटर देन आर लाने का प्रयास करिए और तब चेंज को इम्प्लीमेंट करिए। दूसरा केस हो गया। तीसरा केस है, इन केस रजिस्टिंग फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन फेवरिंग फोर्स। अब ऐसी स्थिति है कि विद्रोह ज़्यादा है, साथ देने वाले कम हैं, मैनेजमेंट में स्ट्राइव टू वेकन द रजिस्टिंग फोर्स। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो इंतजार करे, प्रतीक्षा करे जब ये रजिस्टिंग फोर्स कमज़ोर पड़े उस समय का। ठीक है, पता चल रहा है 40 विधायक फेवर में है और 60 विधायक जो है आपके रेजिस्टेंस में है, अगेंस्ट में है, तो हम वेट करेंगे कि जब ये रजिस्टिंग फोर्स कमज़ोर हो जाए, बाई कन्वर्टिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू फेवरिंग फोर्सेस। और इसको कमज़ोर और कैसे किया सकता है, जो हमारे विद्रोह में है उनको अपने फेवर में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाएगा, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी यूज की जाएगी, एंड मे गो अहेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लांट चेंज। और तब जाकर के आप प्लांट चेंज को अपने हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर फिर वही स्थिति है कि हम क्या करेंगे, फेवरेबल यानी कि हमारे फेवर में कम है, तो इसको कोशिश करके जल्दी जल्दी फेवरेबल वाले और जो है अपोजिशन वाले बराबर करिए, और कोशिश करके फेवरेबल को ज़्यादा करके और रेजिस्टेंस को कम करके तभी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आता है फ्रेंड जो है थर्ड और लास्ट फेज आ जाती है हमारी। थर्ड एंड लास्ट फेज ऑफ द चेंज process is the stage in which management should ensure that the planned changes so introduced in organization conform to the objectives of the change process and is stabilized as fast as possible। लास्ट फेज है कि जो चेंजेस हमने किए हैं, हमारा जो उद्देश्य था क्या उसको हम कन्फर्म करते हैं, उस उद्देश्य को हम अचीव कर सके जिसके लिए हमने चेंजेस किया था। साथ ही साथ में जब चेंजेस होंगे तो सिस्टम स्टेबलाइज नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, चीज़ें
उथल पुथल में रहेंगी, तो उसको जल्दी से जल्दी स्टेबलाइज करना है कि चीज़ें स्मूथली चलने लगें। ओके, फिर इसमें दिस कैन बी डन बाई, इसको कैसे किया सकता है, क्रिएटिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूटी फॉर द न्यू बिहेवियर, एटीट्यूड और वर्क प्रोसेस। तो हमें क्या करना होगा, लोग एक्सेप्ट करें, लोग एक्सेप्ट करें कि हाँ उनको नए बिहेवियर, नए एटीट्यूड और नए वर्क प्रोसेस के हिसाब से काम करना होगा। इसके लिए आप लोगों को मेंटली तैयार करिए। प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिसोर्स सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस वगैरह की जो ज़रूरत है उसको भी आप इनको प्रोवाइड करेंगे। तो इन चीज़ों की सहायता से आप इसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यहीं पर ये अपना चैप्टर मान लीजिए, मतलब चैप्टर सॉरी ये लेक्चर एंड हो जाता है। मैनेजिंग चेंज में हमने देखा कि जो है वेरियस फेजेज होती हैं चेंज को प्लान चेंज को इम्प्लीमेंट करने की। उसमें हमने देखा प्लान चेंज क्या होता है, जो प्लान्ड मैनर में होता है, जिसमें हम पहले से ही असेसमेंट कर चुके होते हैं कि कितना चेंज करना है, कब चेंज करना है, कहाँ चेंज करना है, कौन लोग प्रभावित होंगे, किसका क्या असर होगा। तो हम प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रहे होते हैं, हम सब चीज़ों को जज करके चले हुए होते हैं कि क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या एंटिसिपेट करते हैं, क्या क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलते हैं कि क्राइसिस सिचुएशन ना हो, विद्रोह वगैरह ना हो और उसको अवॉइड किया जा सके। अनप्लान्ड चेंज कौन से होते हैं फ्रेंड, जो स्पॉन्टेनियसली रैंडम मैनर में अचानक से हो जाते हैं, रैंडम तरीके से हो गए भैया, जो है हमने प्लान कुछ नहीं किया था। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि एक कंपनी में स्ट्राइक हुई और बदले में मैनेजमेंट ने कहा कि ताला ही लगा दो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, हमें काम ही नहीं करना, इस फैक्ट्री को बंद करना है। तो दिस इज काइंड ऑफ अनप्लान्ड चेंज। मैनेजमेंट ने कोई प्लान थोड़ी ना किया था, अचानक से स्ट्राइक हुआ, अचानक से बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद में जो स्टडीज़ की गई उसके हिसाब से जो आपका प्लान चेंज है उसको अगर आपको प्रभावित करना है तो उसके 3 फेज की प्रोसेस होती है। पहली फेज क्या है, आपको प्रिपरेशन करनी है, अपनी इंप्लॉय को गाइड करना है, वर्कफोर्स को गाइड करना है कि हमें चेंज की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, ये वो स्टेज है जहाँ पर हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं चेंज को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड फेज आती है आपके फ्रेंड्स, उसमें एक्चुअल चेंज कैरी आउट किए जाते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक्चुअल चेंज को लाते हैं मैनेजमेंट की, कैरीड आउट बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, एक्चुअल चेंज को हम इंप्लीमेंट करते हैं, ऐसा समझिए। पहले फेज में हमने मेंटली प्रिपरेशन की, दूसरे फेज में हमने इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि कौन से बढ़िया तरीके हैं, इफेक्टिव और नए तरीके हैं जिनकी सहायता से हम चेंज को ला सकते हैं, या कौन सी प्रक्रिया है, मतलब कौन से तरीके हैं जिनको अपनाएं तो हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर सकता है। तो उस चेंज को लेकर के आएंगे हम। किस में चेंजेस करना है, टेक्नोलॉजी बदलनी है, लोगो बदलना है, कल्चर बदलना है, ये भी चेंज अप्रोप्रिएटली चूज करेंगे कि कौन सा चेंज हमें करना है। हमें नई टेक्नोलॉजी, हमें फिनेकल 7 से 10 में जाना है, तो हमने डिसाइड कर लिया हमें टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाना है। फिर अप्रोप्रिएट और सुटेबल स्टेप लिया जाना होगा ताकि इस जो प्लान है इसको एक्शन में लाया जा सके, इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। फिर अगर हम चेंज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो जो फेवरिंग फोर्सेस होते हैं और जो आपके रजिस्टिंग फोर्सेस होते हैं वो दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं, और इन दोनों के एक साथ काम करने वाले 3 परिस्थितियाँ बनती हैं। 3 परिस्थितियाँ कौन कौन सी, पहली परिस्थिति में जिसमें फेवरिंग फोर्स हमारे ज़्यादा हैं और विद्रोह या रेजिस्टेंस वाले लोग कम हैं। अगर विरोध करने वाले कम हैं और फेवरिंग फोर्सेस ज़्यादा हैं तो हम चेंज को आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फेवरिंग फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स दोनों इक्वल हैं किसी वजह से, तो हमें क्या करना होगा, फेवरिंग फोर्स को बढ़ाना होगा और साइमल्टेनियसली जो रेजिस्टिंग फोर्स है उसको कमजोर करना होगा। कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी लगाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एजुकेट करेंगे, समझाएंगे, अपने फेवर में लेकर के आएंगे। ठीक है, तीसरा केस है, अगर रेजिस्टिंग फोर्स ज़्यादा है और फेवरेबल फोर्स कमजोर पड़ रहा है तो हमें वेट करना होगा रेजिस्टेंस के कमज़ोर होने का। या तो हम वेट करेंगे या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे फेवर में नहीं है उनको अपने फेवर में लाएंगे, उनको जो है फेवरिंग फोर्सेस के तौर पर लेकर के आएंगे। ठीक है, तभी हम जो है चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस ज़्यादा है और फेवर कम है और इम्प्लीमेंट कर दिया तो विरोध होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसीलिए वेट करना होता है, वेट करिए या लोगों को मिलाइए। ठीक है, चाहे वेट करके देख लीजिए, चाहे लोगों को मिला लीजिए अपने साथ में। फिर तीसरी और लास्ट स्टेज आती है जिसमें हम जो हमने चेंजेस किए हैं, क्या हमने जो उद्देश्य लेकर के, जो विजन लेकर हम चले तो वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये हम कंफर्म करेंगे। यानी कि चेकलिस्ट टाइप का काम है कि जो हमने चाहा वो मिला कि नहीं मिला। ठीक है, साथ ही साथ में हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो सिस्टम है वो जल्दी से जल्दी स्टेब्लिश हो जाए, कि सब सही से पहले जैसा चलने लगे। सड़कें, मेट्रो लाइनें भी मतलब बननी शुरू होती हैं तो सड़कों को अस्त व्यस्त कर दिया जाता है, तो कोशिश ये है कि मेट्रो लाइन जैसे ही बन जाए तुरंत ही सड़कों को सही कर दिया जाए। तो काइंड ऑफ दैट हम स्टेबलाइजेशन की भी बात कर रहे होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, लोगों को समझाना होगा, लोगों को एडॉप्ट करवाना होगा, लोगों को एक्सेप्ट करवाना होगा कि भाई नए बिहेवियर, नए एटीट्यूड, नई वर्क प्रोसेस, नई फंक्शन, नए सिस्टम के तहत आपको काम करना पड़ेगा। उनको नेसेसरी सपोर्ट, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ह्यूमन सपोर्ट चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करके उनको मेंटली हमें प्रिपेयर करना होता है फ्रेंड्स। ओके, तो बस फ्रेंड्स यहीं पर ही हमारा ये पूरा लेक्चर एंड होता है। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।